संवैधानिक प्रावधानों के तहत अब चौथा बिंदु नीति निर्देशक सिद्धांतों के बाद है आरक्षण और सामाजिक न्याय। आरक्षण क्या है? आरक्षण पे कुछ लोगों के कुछ दूसरे विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण का अर्थ ये हुआ कि जो वर्ग, एक वर्ग इससे वंचित हो जाता है आरक्षण से। जिसको आरक्षण मिलता है उसके लिए तो ठीक है, पर इस आरक्षण के कारण दूसरा वर्ग वंचित भी हो रहा है, ऐसा कुछ का कहना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि दूसरों की भलाई, दूसरों के उद्धार में हमारा हित निहित है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि जो तबका अपने बल पर हजारों वर्ष के शोषण के कारण, विभिन्न तरीके के शोषण होते थे जिस पर विस्तार से यहाँ जाना उचित नहीं होगा, वो किसी और वीडियो में आप देखेंगे। इस शोषण से जो इस कदर दब चुके हैं कि अपने आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, उन्हें बाहरी मदद की ज़रूरत है ऊपर उठाने के लिए, तो बाहरी मदद के तौर पर सरकार ने आरक्षण का प्रावधान किया है। उनके लिए विद्यालयों में, नौकरियों में, विभिन्न अन्य कार्यों में सीटें सुरक्षित की हैं, प्रावधान किया है। तो सामाजिक न्याय हेतु संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करके जो हमारे संविधान निर्माताओं की जो अपेक्षाएं थी उसे पूरा किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अब तो कमज़ोर वर्ग यानी OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए भी प्रावधान किया गया आरक्षण का, ताकि कमज़ोर सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसे प्रयास किए जाएं। और इस प्रावधान को धारा 330 तथा 332 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इनके लिए आरक्षण है। यहाँ तक कि चुनावी प्रक्रिया में भी आरक्षण है। लोकसभा, राज्य की विधानसभाएं, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब जगह आरक्षण है, ताकि इनका प्रतिनिधित्व, ऐसे तबकों का प्रतिनिधित्व इन संस्थाओं में हो, ताकि इन संस्थाओं के अंदर ऐसे तबके की आवाज़ उठाने वाले कुछ लोग रहें। इनकी संख्या निश्चित रूप से ये माइनॉरिटी है, तो यदि जाति के आधार पे प्रतिनिधित्व होता है तो इनको तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। इसलिए आरक्षण का प्रावधान संख्या के आधार पर यदि होता है तो संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति का तबका हर क्षेत्र में माइनॉरिटी है। अन्य धर्मों के लोग माइनॉरिटी में हैं, तो इनको कौन उठाएगा? इनको कैसे उठाया जाए? महिलाओं की आवाज़ लोकसभा में कैसे पहुँचे? जो देश की सर्वोच्च संविधान सभा है, वहाँ पर महिलाओं की आवाज़ कौन उठाए? महिलाओं की चिंताएं, महिलाओं के मुद्दे वहाँ कौन उठाएगा? अच्छा हो कि वहाँ महिलाएं अपनी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पहुँचें। और चूँकि भारतीय समाज एक पितृ भावना वाला समाज है, जहाँ पिता मुखिया होता है, पुरुष जहाँ पे ऊपर हो गया है, वहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है सभी जगह। ऐसा ना हो, इसलिए आरक्षण का प्रावधान। लोकसभा में, संसद में महिलाएं अभी वर्तमान में बहुत कम संख्या में है। 545 सीट में मात्र 20-25 महिलाएं होंगी। अभी प्रावधान, कानूनी प्रावधान देने का प्रयास किया जा रहा है कई वर्षों से कि 33% सीटें लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित हों। 33% यानी क्या होता है? 100-150 से ऊपर की संख्या महिलाओं की होगी, तब जाके महिला शक्ति हमारी सर्वोच्च संस्था में दिखेगी। आप विभिन्न सरकारी पदों पर, विभिन्न शिक्षा केंद्रों में आप देखें कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो पद हैं
चाहे वो प्राचार्य का पद हो स्कूलों में, चाहे वे विभिन्न कार्यालयों में अधिकारी के पद हों ऊपर, तो सब पुरुष ही हैं। ऐसा कैसे होता है? तो उसको रोकने के लिए, महिलाओं को ऊपर लाने के लिए महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। और यही स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास, इन लोगों के लिए भी है। तो इस प्रकार आरक्षण के माध्यम से धारा 330 और 332 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में इनके लिए आरक्षण किया गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण हो चुका है लोकसभा राज्यसभा, लेकिन महिलाओं का नहीं हुआ है, जिसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। धारा 335 में केंद्र और राज्य सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है, यही जातियों के लिए। अखिल भारतीय स्तर पर जैसे यूपीएससी की परीक्षा होती है और अन्य ऐसी पब्लिक परीक्षाएं जो होती हैं, उसमें पदोन्नति के लिए भी प्रावधान किया गया है आरक्षण का। और पंचायती राज व्यवस्था में तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। पंचायती ग्राम पंचायत में जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं की 50%। कारण क्या है 50% वहाँ? कि गांव में यदि 200 परिवार हैं तो 200 परिवारों में निश्चित रूप से 100 महिलाएं हैं, 100 पुरुष हैं। या 200 महिलाएं हैं, 200 परिवार हैं, यानी 200 महिलाएं हैं, 200 पुरुष हैं। तो दोनों की संख्या लगभग 50-50 रहती है। तो इसलिए वहाँ 50% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो इस व्यवस्था के अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष अधिकारी भी पदस्थ हैं कानूनी रूप से। खास पद, खास विभाग खुले, आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय ऐसा खोला गया है। और इन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जगदलपुर और उसके आगे के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था भी कुछ इस तरह की है जो इन पर केंद्रित है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, सामाजिक न्याय को लेकर भी इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, आदि आदि। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है उसको सच्चाई का रूप दिया जा रहा है। आरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया साबित हुआ है जिसमें सामाजिक न्याय की ओर हम त्वरित गति से बढ़ रहे हैं। एक और जहां इतने सारे संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, भारत की संविधान सभा के समय से लेकर आज तक नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में एक अध्याय इसमें डाला गया है जो हमारी जनता की अपेक्षाओं को सरकार के सामने रखता है, सत्ता के सामने रखता है, ताकि सत्ता कोई भी कानून बनाते समय इन सिद्धांतों की ओर नज़र डालते हुए सुनिश्चित करे कि इनके द्वारा बनाए गए कोई भी कानून इन सिद्धांतों के में से किसी सिद्धांत के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। सरकार का कोई कदम इन सिद्धांतों में से किसी सिद्धांत को काट तो नहीं रहा है। इसीलिए इसे दिशा निर्देश कहा गया है। दिशा, सरकार को ये दिशा देते हैं और दिशा के साथ साथ निर्देशित करते हैं। गत 70 वर्षों में बहुत प्रयास हुए हैं, सामाजिक न्याय की ओर हम काफ़ी बढ़े हैं, समानता, सामाजिक समानता की ओर हम काफ़ी बढ़े हैं, लेकिन फिर भी उतना अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा है जो परिणाम रहा। भारत अभी भी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समानता वाले समाज से बहुत दूर है। अभी भी हमारे यहाँ सामाजिक समानता उतनी स्पष्ट परिलक्षित नहीं है, असमानता दिखाई देती है। अभी भी हमारे यहाँ राजनीतिक मामले में दिखता है कि किसी खास वर्गों के लोगों का प्रभुत्व बना हुआ है, और जो ऐसे तबके हैं जिनके बारे में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, इतने प्रावधानों के बाद भी उनमें उतना अपेक्षाकृत सुधार नहीं आया उनकी स्थितियों में जितने की अपेक्षा थी। अपेक्षाकृत सुधार नहीं आया है और प्रयास सतत रूप से बन। घोषित उद्देश्य और जो वास्तविक उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा अंतर विरोध है। घोषित उद्देश्य और वास्तविक उपलब्धियां,
उपलब्धियां निश्चित रूप से बहुत हैं, लेकिन 70-80 वर्षों के स्वतंत्र भारत के गुजरने के बाद हम देखते हैं कि घोषित उद्देश्यों में अभी बहुत कम पूरे हो पाए हैं, और जो कानून बने भी हैं उन कानूनों के लागू करने में कुछ ऐसी खामियां रह गई हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक सिद्धांत अब कानून तो बन गए हैं, लेकिन उनके लागू करने की खामियों ने उसके प्रभाव को अभी या उसको इतना प्रभावशाली नहीं बनाया है कि हम कह सकें कि हमारा समाज समानता की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ बाधाएं हैं, कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उम्मीद है कि समय के साथ ये असमानताएं, विषमताएं दूर होती जाएंगी और सामाजिक न्याय वास्तव में भारतीय गणतंत्र का, भारतीय संविधान का एक आधार होगा। इतना सब जानने के बाद, सामाजिक न्याय पर इतना विचार मंथन करने के बाद और ये जानने के बाद कि न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय की महत्ता क्या है, सामाजिक न्याय की समस्याएं क्या हैं, सामाजिक न्याय के रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं, और इन बाधाओं के बावजूद हमने कितना पाया है, कितना खोया है, ये जानने के बाद थोड़ा सा हम निष्कर्ष इसका निकाल लेते हैं अपने इस बातों का जो हमने बातें की। पहला, सामाजिक न्याय का अर्थ है सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था करने का न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है समान सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था करना सामाजिक न्याय कहलाता है। समान सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था करना। दूसरा, इसके लक्षण और आवश्यकताएं क्यों ज़रूरत है। पहला, कानून के समक्ष समानता हो। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा और समानता। तीसरा, विशेषाधिकारों की समाप्ति। चौथा, पिछड़े वर्गों के लिए सुविधाएं। पांचवा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। और छठवां और आखिरी, समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि समानता के लिए ज़रूरी है, अवसर की समानता के लिए ज़रूरी है, दूसरा बिंदु। तीसरा, आर्थिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। चौथा, शांति और सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। पांचवा, व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है। छठवां, समाज सुधार के लिए ज़रूरी है, इसका महत्व है। सातवां, आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए आवश्यक है। आठवां, सस्ती कानून व्यवस्था और निष्पक्ष व्यवस्था इन तबकों को देने के लिए भी आवश्यक है। नौवां, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी इसका सामाजिक न्याय का महत्व है। और अंतिम, शिक्षा और संस्कृति की। इन मुद्दों पर हमने विस्तार से बात की है, तो यहाँ पे संक्षिप्त में बिंदुवार बस आपको बता रहे हैं। चौथा बिंदु जो हमने पढ़ा इस अध्याय में वो था सामाजिक न्याय छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या, हमने यहाँ पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में सरकार कितने तरह के प्रयास कर रही है कमज़ोर वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, और छत्तीसगढ़ शासन ने इसके लिए अनेकों योजनाएं और अनेकों कदम, अनेकों कार्यक्रम इसके लिए क्रियान्वित किए हैं। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी प्रयास अभी बाकी हैं। इसके बाद अगला बिंदु जो हमने पढ़ा कि अज्ञानता का आवरण, जॉन रॉल्स के द्वारा। जॉन रॉल्स का अज्ञानता का आवरण आज का जो सिद्धांत है, और उसी में आगे हमने पढ़ा वितरणात्मक न्याय। क्या न्याय? वितरणात्मक न्याय। अंतिम बिंदु जो हमने पढ़ा छठवां कि सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में संविधान की क्या भूमिका है। संविधान की भूमिका की बात करते हुए हमने कुछ ऐसी बातें की, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, मौलिक अधिकारों में क्या प्रावधान किया है, संविधान में दिशा निर्देश के रूप में क्या बातें की हैं संविधान में, इसके अलावा आरक्षण आदि के माध्यम से सामाजिक न्याय के क्या प्रयास किए गए हैं, ये बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा अध्याय अब सामाजिक न्याय के नज़रिए से समझ में आया होगा और आप एक बेहतर नागरिक बनने की ओर निश्चित रूप से अग्रसर होंगे।